मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हम आपको ISI के उस खुफिया मिशन की तफसीलात से आगाह करने वाले हैं जिसकी रिपोर्ट की रोशनी में जनरल ज़िया-उल हक़ ने हंगामी तौर पर इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के दौरान भारत का दौरा किया और भारतीय वज़ीर आज़म को अपनी फौजें फौरी तौर पर पाकिस्तान के बॉर्डर से वापस बुलाने का हुक्म दिया और कहा कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं वापस पाकिस्तान उतरने पर भारत का वो हाल करूँगा कि दुनिया हलाकू खान को भूल जाएगी। तो नाज़रीन, चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, भारतीय शरारती मंसूबा बिल्कुल तैयार था और भारतीय जर्नैल अपने वज़ीर दिफा और रा की पुष्ट पनाही से पाकिस्तानियों को इश्तियाल दिलाकर एक महदूद जंग का आगाज करते हुए अपने असल मंसूबे ऑपरेशन ट्राइडेंट पर अमल करने के लिए पर तोल रहा था। जनरल सुदर्जी अहमकों की जन्नत में रहने वाला भारतीय जर्नैल जो ये समझ रहा था कि 2 हफ्तों में पाकिस्तानियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देकर शुमाली इलाका जात में भारतीय फौजें काबिज हो जाएंगी। इससे पहले भी एक भारतीय जर्नैल ने पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तानी कौम को कमतर समझते हुए पाकिस्तान पर हमला किया था और सुबह तक लाहौर जिमखाना में शराब पीने का दावा किया था, लेकिन उसका ये ख्वाब उसके लिए भयानक ख्वाब साबित हुआ। उसका ये सोचना था कि अगर तो पाकिस्तान जंग को महदूद यानी शुमाली इलाका जात तक रखने पर तैयार होता तो सुबहान अल्लाह, और अगर पाकिस्तान इस जारहियत के जवाब में पंजाब पर हमला आवर हो जाए तो जनरल सुदर्जी अपने असल मंसूबे यानी ब्रॉस पर अमल शुरू कर दे, जो बुनियादी तौर पर एक अजीम तरीन हरबी मंसूबा था। इस मंसूबे के मुताबिक शुमाली इलाका जात पर हमला करके पाकिस्तान को सिंध में फौजी ताकत कमजोर करके दूसरे मार्ग पर मजबूत करना पड़ती और भारतीय फौज इस कमजोरी का फायदा उठाकर सिंध में घुस जाती और इस मकसद के लिए भारत पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ दुनिया की सबसे बड़ी फौजी जंगें मशकें कर रहा था। इससे पहले 1939 में नेटो ने 1,20,000 फौजियों के साथ जंगी मशकें की थी, जबकि भारत अब 5 लाख फौजियों के साथ पाकिस्तान के बॉर्डर पर जंगी मशकें करने जा रहा था। लिहाजा पाकिस्तान ने इतने बड़े पैमाने पर जंगी मशकें देकर अपने एजेंट्स को मुतहरिक कर दिया और फिर एक मरतबा एजेंट प्रमोद को मैदान में उतारने का फैसला कर दिया। इस मरतबा एजेंट प्रमोद के बजाय वो प्रदीप खन्ना के नाम से मिशन सर अंजाम दे रहा था। नाज़रीन, अगर आप इसका पहला मिशन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या फिर इस चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट में हीरोज ऑफ पाकिस्तान के नाम से प्लेलिस्ट में एजेंट प्रमोद का पहला मिशन देख सकते हैं। इस मरतबा इसे बहुत हसास ड्यूटी सौंपी गई थी। चूँकि इसे दिल्ली ही में काम करना था, इसलिए इसका हुलिया मुकम्मल तब्दील हो चुका था। अब वो क्लीन शेव के बजाय छोटी छोटी खूबसूरत दाढ़ी, जिसके आधे बाल करीबन सुनहरे थे और यही हाल मूंछों का था, और इसकी आंखों पर एक चश्मा मुस्तकिल जमा हुआ था और बालों की पोजीशन तब्दील हो चुकी थी। पहली नजर ही में वो एक लायक और ज़हीन तालिब इल्म दिखाई देता था। इस मरतबा इसे खसूसी हिदायत के साथ मैदान में उतारा गया था और इस मिशन की अफादियत और अहमियत को इससे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता था, क्योंकि दुश्मन ने इसके मुल्क पर जारहियत का तबाहकुन मंसूबा तैयार कर लिया था। इस शुमाली मुआज पर दुश्मन के मुमकिना हमले की तफसीलात जानने के लिए मैदान में उतारा गया था। अब वो ब्रीफिंग लेने के लिए खास तौर पर पाकिस्तान आया था, जहाँ इसके सर, जिनका फर्जी नेम कर्नल रेहान है, ने इसे भारतीय ब्रिगेडियर कूल की तस्वीर दिखाते हुए कहा था कि इसका ताल्लुक भारतीय जनरल हेडक्वार्टर में तस्वीराती ब्रांच के उस शोबे से है जिसने शुमाली मुआज से मुतालिक मंसूबा बनाना होता है। रूस और अमेरिका में आला तस्वीराती कोर्स करने वाले ब्रिगेडियर कूल की सिर्फ एक ही कमजोरी है, और कमजोरी ये है कि कर्नल कूल खूबसूरत लड़कों का दीवाना है। जब कर्नल रेहान ने एजेंट प्रदीप को इस कमजोरी के बारे में बताया तो प्रदीप की कान की लोई जवाब सुनकर सुर्ख हो गयी, जिस पर प्रदीप ने कहका लगाते हुए कहा, बड़ी उलझन में डाल दिया सर आपने। जिस पर इसके सर कर्नल रेहान ने बड़ी संजीदगी से कहा, ब्रिगेडियर कूल से शुमाली इलाका जात खसूसन सियाचिन पर हमले का ब्लू स्काई हासिल करना हमारे लिए जरूरी हो चुका है। सियाचिन में दुश्मन की जारहियत का इल्म तुम्हें अच्छी तरह है, इसलिए भारतीय GHQ में मौजूद एक अहम सोर्स ने हमें मतला किया है कि यहाँ किसी बड़ी कार्रवाई की खिचड़ी पक रही है और भारतीय फौजियों का सरहदी इज्तिमा सिर्फ मामूल की जंगी मशक नहीं। इस मरतबा खिलाफ तवक्को इन लोगों ने शुमाली इलाका जात को अपने हमले के लिए मुंतखब किया और मेरे बेटे तुमने मंसूबे की जुज़ियात पाकिस्तान आर्मी तक पहुँचानी है। कर्नल रेहान ने ये कहते हुए एक बड़ा और बंद लिफाफा इसकी तरफ बढ़ा दिया। इसमें ब्रिगेडियर कूल से मुतल्लिक तमाम दस्तियाब मालूमात मौजूद थी। इसका खानदानी पस मंजर, इसकी इब्तिदा से आज तक की जिंदगी, शादी, घर पर और शौक,
जो कुछ भी मालूम हो सका वो सब एजेंट प्रमोद को फराहम कर दिया गया था। एजेंट प्रमोद ने आज ही हंगामी तौर पर भारत में अपने मिशन पर रवाना होना था, इसलिए इसके सर कर्नल रिहान ने कहा कि मुझे अफसोस है, इस मरतबा तुम्हें अपने घर वालों से मिलने का मौका भी नहीं मिल सका। यूँ भी तुम 3-4 माह बाद भारत में मुस्तकिल क़याम के बाद वापस लौटे हो, लेकिन माय डियर सन, तुम जानते हो किसी न किसी को तो बहुत सी कुर्बानियों के अलावा अपने जज्बात की भी कुर्बानी देना पड़ती है। जिस पर एजेंट प्रदीप ने कहा, नो सर, आप ऐसा ना सोचिए। अगर हम जैसे लोग भी अपने घरों के होकर रह गए तो इस मुल्क के लाखों करोड़ों घरों में रहने वालों का क्या होगा। सर, किसी न किसी को तो बेघर होकर अपने पाकिस्तान के घरों की हिफाजत करनी है। जिस पर कर्नल रिहान इसे सीने से लगाते हुए कहा, यू आर ग्रेट माय डियर सन। इसके बाद एजेंट प्रदीप अपने कमरे में पहुंचकर इस फाइल की वर्करदानी में शुरू हो गया जो ब्रिगेडियर कूर से मुतल्लिक मुमकिना इतलाआत पर मुश्तमिल थी, और लिफाफे से वो फोटोग्राफ निकाल कर देखने लगा जिनके जरिए ब्रिगेडियर कूर और इसके घर वालों का तारुफ करवाया गया था। ब्रिगेडियर कूल की एक ही बेटी थी जिसका नाम था राधिका कूल। जब इसकी तस्वीर पर एजेंट प्रदीप की नजरें पड़ी तो प्रदीप की नजरें इस तस्वीर पर जमकर रह गई। राधिका ने मगरबी लिबास पहना हुआ था और वो दिल्ली की मकामी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की डिग्री हासिल कर रही थी और फाइनल ईयर की तालिब इल्म थी। प्रदीप ने इसकी तस्वीर को गौर से देखा और देखने के बाद एक लंबा सांस लिया और दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया, और उसने राधिका कूल को पायदान बनाकर ब्रिगेडियर कूल के घर में दाखिल होने का मंसूबा फिल वक्त तरतीब दे लिया था। इस फल में मौजूद तमाम तफसीलात इसके जहन पर नक्श हो चुकी थी। इसने कमाल का अफ़ज़ा पाया था। अब वो ब्रिगेडियर कूल और इसकी बेटी को हजारों लोगों के हजूम में आसानी से शनाख्त कर सकता था। फिर अचानक इसके कमरे का दरवाजा खुला और कर्नल साहब मुस्कुराते हुए चेहरे से अंदर दाखिल हुए। उम्मीद है तुम्हें अपने मतलब की चीज मिल गई होगी। प्रदीप इनकी बात का मतलब समझकर मुस्कुरा दिया। इस पर कर्नल रिहान ने बताया कि राधिका ब्रिगेडियर कूल की इकलौती बेटी है और इसे भी अपनी मां की तरह इसके अपने बाप की आदत खबीसा का इल्म है, लेकिन इस घराने के जदीद तहजीब का रसिया होने की वजह से वो लोग इसका बुरा भी नहीं मानते। कर्नल साहब ने एजेंट प्रदीप को कूल खानदान से मुतल्लिक ऑफ द रिकॉर्ड मालूमात भी पहुँचा दी। इनका होमवर्क मुकम्मल, बेहतरीन और काबिल तहसीन था। अपनी टारगेट पर वो बड़ी दिलजमी से काम किया करते थे, यही इनकी कामयाबी का राज था। इन्होंने प्रदीप का आधा मिशन तो यही मुकम्मल कर दिया था, क्योंकि ये मालूमात हासिल करने में प्रदीप को खासी मेहनत करनी और खतरात मोल लेना पड़ते। जिस पर एजेंट प्रदीप ने अपने सर का शुक्रिया अदा किया। फिर कर्नल रिहान की जानब से प्रदीप को तैयार हो जाने का हुक्म मिल गया और कर्नल रिहान वापस चले गए। प्रदीप ने कमरे के दरवाजे को लॉक किया, अपने कपड़ों का जायजा लिया और चंद रोज पहले ही भारत से अपने लिए खरीदा हुआ रेडीमेड सूट पहनकर बाहर निकल आया। इस रात आसानी से प्रदीप सरहद अबूर करने के बाद भारत पहुंच गया, जहां की कोई शय अब इसके लिए अजनबी नहीं रही थी। इसे यहाँ के चप्पे चप्पे से आशनाई थी, इसलिए क़याम में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। इसने दिल्ली के उस मॉडर्न इलाके में फ्लैट तो किराए पर ले लिया जहाँ पर ब्रिगेडियर कूल क़याम पजीर था, लेकिन यहाँ का किराया बम्बई से बहुत ज़्यादा था। अलबत्ता इसने अपनी तमाम शनाख्त बदल डाली थी और अब नई शनाख्त और हवाले से काम करने जा रहा था। कर्नल साहब ने इसे बताया था कि ब्रिगेडियर कूल सैर करने के लिए सुबह यहाँ का चक्कर जरूर लगाते हैं और इस दौरान इनकी साहबजादी भी इनके हमराह होती है। सुबह सवेरे एजेंट प्रदीप अपने फ्लैट की खिड़की में अपनी दूरबीन के साथ मौजूद था। वो 15 मिनट के आसाब शिकन इंतजार के बाद बल आखिर इसे ब्रिगेडियर कूल और राधिका कूल सड़क के एक कोने से बरामद होकर गेट से ग्राउंड में दाखिल होते दिखाई दिए। दोनों तेज तेज चलते ग्राउंड की तरफ आते हुए आपस में बातें भी करते जा रहे थे और ग्राउंड में दाखिल होते ही इन्होंने जॉगिंग शुरू कर दी थी। प्रदीप ने नोट किया कि दोनों बाप बेटी अलग अलग चक्कर में भाग रहे थे और ये इसके लिए बड़ी खुश आयंद बात थी। करीबन आधा घंटा यहाँ गुजारने के बाद वो जिस तरह आए थे उसी तरह वापस लौट गए और प्रदीप ने अपने कमरे में मौजूद टीवी का स्विच ऑन कर दिया और नाश्ता करने के बाद रैकी के लिए बाहर निकल गया। अगले रोज दोनों बाप बेटी की आमद से पहले ही ग्राउंड में ट्रैक सूट पहने जॉगिंग कर रहा था। दोनों को अंदर दाखिल होते देखकर एजेंट प्रदीप ने पहले से तैयार करदा मंसूबे के मुताबिक पोजीशन संभाल ली। आज भी राधिका कूल कल वाले रास्ते की तरफ बने ट्रैक पर अपने बाप से अलहदा भागते हुए चक्कर लगा रही थी। अब इसने दूसरा चक्कर मुकम्मल किया था जब इसकी मुखालिफ समत से अचानक एक दरख्त के अकब से एजेंट प्रदीप नमूदार हुआ और वो राधिका कूल से इस तरह टकराया कि खुद इसे भी यकीन नहीं आ रहा था कि ड्रामा इतनी ज्यादा हकीकत इख्तियार कर जाएगा।
क्योंकि राधिका कूल तो थोड़ा सा डगमगा कर संभल गई थी, लेकिन प्रदीप को ऐसी कलाबाजी आई कि उसकी नाक से खून बहने लगा और इसका सर चकराने लगा। इसकी ऐनक एक तरफ गिरी हुई थी और खुद वो उठने की कोशिश कर रहा था। इसे इस बात का एहसास अभी तक नहीं था कि इसके नाक से खून भी बह रहा है। अलबत्ता ये जान चुका था कि इसने अंदाजे से कुछ ज्यादा ही लंबी छलांग लगा दी थी। राधिका कूल अचानक इस हादसे से चंद लम्हों के लिए तो बुखला गई थी, लेकिन फिर वो संभल गई। इसके नजदीक एक खूबसूरत और खुश शक्ल मुहज्जब दिखाई देने वाला नौजवान मुंह के बल गिरा और गिरने के बाद उठकर अपनी ऐनक तलाश कर रहा था। इसने प्रदीप के नजदीक पहुंचकर जमीन पर गिरी इसकी ऐनक इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, आई एम सॉरी। एजेंट प्रदीप ने अपनी ऐनक अपने नाक पर जमाते हुए कहा, कोई बात नहीं, गलती शायद मेरी ही है। आदमी को एक वक्त में एक ही काम करना चाहिए। राधिका को न जाने क्यों इसमें दिलचस्पी सी महसूस होने लगी थी। राधिका हैरान थी कि वो आखिर इससे किस बात पर सॉरी कह रहा है। न जाने क्यों इसे ये नौजवान दूसरों से कुछ अलग सा दिखाई दे रहा था। अगर आप बुरा ना माने तो ये बता दें कि क्या सोच रहे थे। राधिका चूँकि खुली तबीयत की लड़की थी और इसे दूसरों से जल्द घुल मिल जाने का फन आता था। राधिका के पूछने पर एजेंट प्रदीप ने बताया कि दरअसल मैं चंद रोज पहले ही लंदन से आया हूँ। इंजीनियर हूँ और अपने देश की मोहब्बत में माता पिता को नाराज करके आ गया। गुज़िश्ता 15 रोज से मेरे साथ जो कुछ हो चुका है, इसके बाद से मैं सोचने लगा हूँ कि मैं गलत था या मेरे माता पिता। इसने अपने ट्रैक सूट की आस्तीन से नाक से बहने वाला खून साफ किया और राधिका की तरफ बड़ी मासूमाना नजरों से देखते हुए ये सब कुछ कह दिया, जिस पर राधिका की दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। एजेंट प्रदीप ने बड़े मुहज़्ज़ब लहजे में राधिका की तरफ देखकर कहा, बहरहाल मुझे अफसोस है कि आपकी वर्जिश भी खराब हुई, प्लीज आप जारी रखिए। जिस पर राधिका ने कहा, ओह नो, आप इतने परेशान ना हो। माय नेम इज राधिका, बाय द वे आपका नाम क्या है? जिस पर राधिका ने गर्म जोशी से इसका हाथ थाम लिया। प्रदीप ने कहा कि आप इसे मामूल की बात ना जानिए, मुझे वाकई आपसे मिलकर खुशी हुई। हालांकि मुलाकात या तारुफ हासिल करने का ये कोई अच्छा तरीका और मौका नहीं था। जिस पर राधिका ने हंसकर दांतों के मोती चमकाए और वो वहीं पर प्रदीप के साथ बेंच पर बैठ गई। राधिका ने एजेंट प्रदीप से पूछा, आप कहाँ रहते हैं? जिस पर प्रदीप ने कहा कि मैंने बताया ना, मैं सेंट्रल लंदन में हूँ। यहाँ मैंने एक फ्लैट किराए पर लिया है। कुछ रिश्तेदार हैं भारत में, लेकिन अच्छा नहीं लगता किसी पर बोझ बनना। प्रदीप ने ग्राउंड के शिमाली सब्द पर मौजूद फ्लैट्स की तरफ हाथ की उंगली से इशारा करते हुए कहा, मैं वहाँ रहता हूँ। जिस पर राधिका ने मशरिक की तरफ इशारा कर दिया कि अरे आप तो हमारे हमसाए हुए, उस तरफ मेरा घर है। फिर अचानक इनके अकब से ब्रिगेडियर कूल की आवाज बुलंद हुई, खैरियत बेटी? जिस पर एजेंट प्रदीप ने गर्दन घुमाई तो इनके सामने ब्रिगेडियर कूल खड़ा था। राधिका ने इसे अपने बाप का तारुफ करवाते हुए कहा, ब्रिगेडियर कूल, पापा मिस्टर प्रदीप। ब्रिगेडियर कूल ने अपना हाथ मुसाफे के लिए इसकी तरफ बढ़ाते हुए इसके सरापे का जायजा खा जाने वाली नजरों से लिया और इसे मुंतखब कर लिया। प्रदीप के नक्शो निगार और जिस्मानी फिटनेस ने इसे खासा मुतासर कर दिया था। ब्रिगेडियर कूल ने इसकी नाव की तरफ इशारा किया, जिस पर राधिका बोली कि हम दोनों आपस में एक दूसरे की गलती से टकरा गए थे और प्रदीप की नाक जख्मी हो गई। मिस्टर प्रदीप खन्ना हाल ही में लंदन से आए हैं और इन्होंने हमारे ही इलाके में फ्लैट किराए पर लिया है। राधिका ने सामने फ्लैटों की तरफ इशारा किया, जिस पर ब्रिगेडियर कूल ने इस पर ललचाई हुई नजरें डालते हुए कहा, भाई अगर आप मसरूफ नहीं हैं तो हमारे साथ ही आ जाइए, चाय का एक कप हो जाए, यूं भी आज संडे है। जिस पर एजेंट प्रदीप ने कहा, थैंक यू सर, लेकिन आप तो मसरूफ लोग हैं, मैं अभी नकारा हूँ, मैं तो फारिग ही हूँ, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। इस पर राधिका ने इसका हाथ पकड़कर इसे अपने साथ चलने के लिए मजबूर कर लिया। प्रदीप ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इसे टारगेट तक रसाई हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी और अब शिकार खुद ही शिकारी को अपने ठिकाने पर ले जा रहा था। तीनों पैदल ही बंगला नंबर 7 तक पहुंचे थे। यही ब्रिगेडियर कूल का घर था, जहां एक कमरे में इनकी बेगम साहिबा अपने जिस्म को स्टोल और मतवाजन रखने की कसरत फरमा रही थी। अपने खामद के साथ एक अजनबी को देखकर मुतजस्सिस सी बाहर आ गई। जहां इसकी नज़र प्रदीप खन्ना पर पड़ी तो इसे फौरन समझ आ गई कि इसका खामद इस अजनबी को अपने घर क्यों लाया है। मिस्टर प्रदीप खन्ना हमारे हमसाए हैं, ब्रिगेडियर कूल ने अपनी बीवी का तारुफ इससे करवाते हुए कहा। प्रदीप ने बेतकल्लुफ़ी से अपना हाथ मिसेस कूल की तरफ बढ़ा दिया, जिन्होंने अपनी बेटी और खावंद की तरह गर्म जोशी से इसका इस्तकबाल किया था। प्रदीप जान गया था कि इसकी बरतानवी शहरियत
और इंजीनियर होने का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। वो बटेर की तरह कूल फैमिली के अंधे हाथों में आ गया था, जिसे अब कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। खैर, ब्रिगेडियर कूल इस दौरान कोई फोन सुनने चला गया था और वापस पलटा तो वो कुछ जल्दी में दिखाई दे रहा था। आई एम सॉरी जेंटलमैन, मुझे तो इमरजेंसी है, एंजॉय योर सेल्फ। फिर मुलाकात होगी, मेहमान का ख्याल रखना, कहते हुए वो अपने कमरे की तरफ चल दिया। इसके पास वाकई चाय का कप भी उनके साथ पीने का वक्त नहीं था। एक तेज रफ्तार कार और जीप इसे लेने के लिए अगले चंद मिनट बाद इनके घर के दरवाजे पर मौजूद थी। इस दरमियान कूल ने अपनी यूनिफॉर्म पहन ली थी और अब वो एक ब्रीफ केस पकड़े लंबे लंबे डग भरता कार की तरफ बढ़ता जा रहा था। इसने अपने बीवी, बेटी और प्रदीप की तरफ बाय कहते हुए हाथ हिलाया और चल दिया। कूल की रवानगी की कुछ ही देर बाद बैरन ने चाय की इतला दी और माँ बेटी के साथ ही वो नाश्ते की मेज पर आ गया। इसने अपना असल तारुफ यहाँ नाश्ते की मेज पर ही करवा दिया था, जिसके मुताबिक वो लंदन के 1 करोड़पति हिंदू कुलदीप खन्ना का बेटा था, जो एक बहुत बड़ा कारोबारी शख्स है। एजेंट प्रदीप इंजीनियर की आला तालीम हासिल करके भारत आ गया था, लेकिन यहाँ 15 रोज कयाम के बाद ही इसने अपना इरादा बदल लिया था। इसने मिसेस कूल की आंखों में झांक कर मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ एडजस्ट नहीं कर सकता। मिसेस कूल ने इसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, ये तो है, आप जैसे जीनियस लोगों के लिए भारत तो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकता। इसने मिसेस कूल की लालच मजीद बढ़ाते हुए कहा, हाँ लेकिन एक बात साबित हो गई है कि मुझे अगर शादी करना है तो फिर मेरी पत्नी भारत से ही होगी, क्योंकि ऐसी पतिव्रता मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी। जिस पर मिसेस कूल ने भी चारा डालते हुए कहा कि हाँ भाई, ये बात तो सच है, जैसी बीवी तुम्हें भारत में मिलेगी वो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगी। जिस पर राधिका भी मैदान में कूदी और कहा कि चलिए फिर कहीं डबल माइंडेड ना हो जाइएगा। जिस पर एजेंट प्रदीप ने कहा कि अब ऐसा मुमकिन नहीं, हम इंजीनियर बहुत सोच समझ कर ही फैसला करते हैं, क्योंकि हमारे फैसले देर पा होते हैं। इसने राधिका की तरफ मुस्कुराहट उछाली और राधिका खिल उठी। माँ बेटी दोनों इसमें कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी जाहिर कर रही थी। मिसेस कूल का ख्याल था कि भगवान ने ये हीरा इसकी बेटी की अंगूठी में फिट करने के लिए बतौर खास आसमान से नाजिल किया है। करीबन 1 घंटा वो आपस में बातें करते रहे, जिसके बाद एजेंट प्रदीप ने घर के लिए रुखसत मांगी और राधिका एजेंट प्रदीप को घर तक ड्रॉप करने के लिए इसके साथ इसके फ्लैट तक पहुंच गई। राधिका प्रदीप के साथ ही इसके फ्लैट में मौजूद थी। 2 कमरों के इस फ्लैट को प्रदीप खन्ना ने किराए के फर्नीचर से बिल्कुल होटल की तरह आरास्ता करवाया हुआ था और यहाँ दाखिल होने को पहली नज़र ही में इस बात का एहसास हो जाता था कि वो कोई मामूली आदमी नहीं, किसी खाते पीते कराने का फर्जंदे अर्जमंद है। वो दोनों इस फ्लैट में बैठकर काफ़ी देर तक गप्पे लड़ाते रहे और फिर राधिका ने अचानक एजेंट प्रदीप को रात के खाने की दावत दे दी। राधिका इसे अपने लिए पक्का करना चाहते थे, क्योंकि एजेंट प्रदीप ने राधिका को ऐसी कहानियां सुनाई कि राधिका इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। एजेंट प्रदीप ने राधिका को शीशे में उतार लिया था। उसने राधिका से कहा कि आपके वालिद साहब से गुफ्तगू का मौका ही नहीं मिल सका, बहुत मसरूफ लगते हैं, ये आर्मी वाले क्या छुट्टी के रोज भी काम करते हैं। जिस पर राधिका ने कहा, डैडी की भली पूछते हो, भगवान जाने वो कैसी नौकरी करते हैं, जब से हम दिल्ली में आए हैं ऐसे ही मसरूफ रहते हैं। वहाँ डेरा दोवन में थे तो ऐसी बात नहीं थी, अब तो गुज़िश्ता 4-5 रोज से दिन रात यही कुछ चल रहा है। अपना ब्रीफकेस कागजात से भरकर लाते हैं और डिनर के बाद अपने कमरे में बंद होकर रात देर गए तक इन्हें उल्टा सीधा करते रहते हैं। अलबत्ता एक काम में रेगुलर है कि सुबह मेरे साथ जॉगिंग जरूर करते हैं। जिस पर प्रदीप ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े जबरदस्त आदमी लगते हैं। जिस पर राधिका ने अपने बाप की आदत खबीसा की वजह से कहा, इनसे ज्यादा मुतासर ना हो जाइएगा। जिस पर प्रदीप ने कहा, देखो राधिका, तुम्हारे घर का हर फर्द मुतासर करने वाला है। तुम, तुम्हारी मम्मा, डैडी, तुम सब एकदम शानदार हो। तुम लोग से इतना इंतहाई मुतासर मुलाकात के बाद मेरे तो ख्यालात तब्दील होने का खतरा पैदा होने लगा है। इसने जानबूझकर ज़ूम मानी सी बात कहकर राधिका का इश्तियाक मजीद बढ़ा दिया था। जिस पर राधिका ने कहा, ओ माय गॉड, मैं फिर बातों में लग गई। ओके, आज शाम डिनर पर तुम्हारा इंतजार रहेगा, 6 बजे जरूर आ जाना। कहो तो कोई गाड़ी भेज दूं या खुद चले आओगे। जिस पर प्रदीप ने कहा, नहीं, ये तकलीफ ना करना, मुझे कम से कम तुम्हें अभी से जहमत देना अच्छा नहीं लगता। फिर राधिका ने अपना हाथ प्रदीप की तरफ बढ़ाया और कहा कि ओके बाय। प्रदीप ने कहा, दिल तो नहीं चाहता कि तुम जाओ, लेकिन ओके बाय।
राधिका मुस्तकबिल के सुनहरे सपने सजाते शानदार मूड में। इसका दिल अभी वहां से आने को नहीं चाहता था और ना ही आज इसका कोई फंक्शन था, लेकिन वो प्रदीप के जज्बात का भी अपने मुतालिक अंदाजा लगाना चाहती थी और इसका अंदाजा सही था, क्योंकि प्रदीप अपनी दानिस्त में इसने शिकार कर ही लिया था और इसके साथ ही इसने मुसम्मम इरादा भी कर लिया था कि अब कम से कम वो इस शिकार को हरगिज हाथ से नहीं निकलने देगी, क्योंकि इससे पहले भी वो अमेरिका के एक नौजवान से हाथ धो बैठी थी जिसे इसके बजाय इसकी मां ने फांस लिया था। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वीडियो लंबी होने की वजह से इस मिशन की मज़ीद तफसीलात अगली वीडियो में